इक्शा क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह जो भाषा में भावों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने एक्सप्रेशंस को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना विराम चिन्हों के हम भाषा लिख तो सकते हैं, लेकिन हम अपने अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकेंगे ठीक से। उसमें कंफ्यूजन रहेगा, उसमें भ्रम रहेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो जो इतना इम्पोर्टेंट विषय है उसको बहुत अच्छी तरह समझना भी ज़रूरी है। केवल ये रटने की चीज़ नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आज विराम चिन्हों के बारे में आपको अच्छी तरह समझाऊंगी, ताकि जब भी आपको विराम चिन्ह लगाने के लिए परीक्षा में दिए जाए, कोई अनुच्छेद दिया जाए या वाक्य दिए जाए और कहा जाए कि इसमें आप विराम चिन्ह लगाइए या विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं हो, आप समझकर उसको लिख दें। रटने से कितना रटेंगे, लेकिन अगर समझकर करेंगे तो कुछ भी कहीं से भी पूछा जाए हम कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, वो भी सही। तो विराम चिन्ह पढ़ेंगे हम। शुरू करने से पहले मैं अपनी बात दोहरा दूं कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग देख रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं आ रहे हैं। मैं आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों के समझने के लिए ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ कि जो चीज़ें क्लासेस में नहीं कई बार समझ में आती हैं, तो यहाँ आराम से धीरे धीरे मैं समझा देती हूँ तो क्लियर हो जाता है। इसलिए अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा, नहीं लगता तो फिर तो ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विराम कहते किसको हैं। विराम का अर्थ होता है रुक जाना। आराम की तरह ही विराम शब्द बना है। आराम, सब काम छोड़ के हम बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, चलने से रुक जाते हैं, तो आराम करना होता है। आराम से छोटा अर्थ है विराम, यानी चलते चलते रुककर फिर चलने लग जाना। आराम करते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन विराम करते हैं थोड़े समय के लिए। तो जब चलते चलते हम रुक जाते हैं तो उसे कहते हैं विराम देना, रोक देना। भाषा में बोलते हुए जब हम बीच बीच में रुकते हैं, ऐसे ही नहीं रुकते, किसी कारण से रुकते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, तब वहां पर कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हम लिखते हैं भाषा को, बोलते समय हम रुक जाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है अर्थ, लेकिन लिखते समय उस भाव को स्पष्ट कैसे करेंगे? चिन्हों के द्वारा। तो बात करते समय शब्द या वाक्यांश पर जो हम बल देते हैं या अपनी बात को उतार चढ़ाव के साथ कहते हैं, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए वहां पर विराम चिन्ह लगते हैं। बोलते समय वो विराम चिन्ह दिखते नहीं है, हमारे भावों से समझ में आता है, लेकिन लिखित भाषा में किसी स्थान विशेष पर रुकते या उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जब विभिन्न प्रकार के चिन्हों का सहारा लेते हैं, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आ गया होगा। लिखते समय जब हम उतार चढ़ाव, रुकने के लिए और बल देने के लिए जब विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग विशेष स्थानों पर करते हैं, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक ही वाक्य को मैं अलग अलग 3 चिन्ह लगा दूं
तो आप कैसे बोलोगे? अगर मैं बोल रही हूं राम शिमला जाएगा, ठीक है, उसके बाद है पूर्ण विराम, खड़ी पाई, एक लाइन है, उसके बाद है राम शिमला जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद है राम शिमला जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, अभी मैं बस बताऊंगी, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह, पहला राम शिमला जाएगा में पूर्ण विराम, दूसरे राम शिमला जाएगा में क्वेश्चन मार्क, तीसरे राम शिमला जाएगा में एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हम कैसे बोलेंगे? ये पूर्ण विराम वाले चिन्ह को बोलेंगे राम शिमला जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह वाले वाक्य को केवल उस चिन्ह से कैसे बोलेंगे? राम शिमला जाएगा, पूछ रहे हैं। तो वाक्य सेम है, सारा कुछ, वाक्य की संरचना, वाक्य की बनावट बिल्कुल सेम है पहले जैसी, लेकिन केवल एक चिन्ह से हमारा भाव ही बदल गया, बोलने का तरीका ही बदल गया। हमने बोला राम शिमला जाएगा, और तीसरे में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, उसी वाक्य को हम कैसे बोलेंगे? राम शिमला जाएगा। हैरान हो गए हैं हम, तो हमारे बोलने में अंतर आ गया। तो केवल चिन्हों से हमारे भावों में अंतर आ जाता है। वाक्य एक ही है, पर चिन्हों से हम अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। पता लग जाता है कि प्रश्न पूछ रहे हैं, या वैसे ही सूचना दे रहे हैं, या हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, हम अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये इन चिन्हों को यदि जरा सा भी वाक्य में उलट पुलट कर दें, हम गलत सलत लगा दें, इधर के बदले उधर कर दें, तो पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा, वाक्य का अर्थ ही कुछ और हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे देखिए, एक वाक्य है, उसके साथ खेलो, उसके साथ खेलो, कॉमा, मत रोने दो, कॉमा यानी अल्प विराम। अभी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, अभी जब मैं सारे बता दूंगी आपको चिन्ह, फिर हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। उसके साथ खेलो, कॉमा, मत रोने दो। उसके साथ खेलो के बाद हम रुक गए, कॉमा लग गया, थोड़ी देर के लिए रुक गए, मत रोने दो, यानी उसके साथ खेलो, खेलने के लिए कहा जा रहा है बच्चे के साथ, रोने मत दो। और उसी वाक्य में कॉमा बदल दिया, उसके साथ खेलो मत रोने दो। देखिए अंतर हो गया, एक जगह कह रहे हैं मत रोने दो, खेलो उसके साथ, दूसरी जगह कह रहे हैं मत खेलो, रोने दो उसको, कुछ गलत किया होगा उसने। तो अगर ये कॉमा बदल दे, विराम चिन्ह वाक्य में इधर का उधर कर दे, तो अनर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखिए, अगर हम कहें पढ़ो मत लिखो, पढ़ो कॉमा मत लिखो, उसी वाक्य में कॉमा बदल दिया, पढ़ो मत लिखो। एक में हम कह रहे हैं मत लिखो, और एक में कह रहे हैं लिखो, पढ़ो कॉमा मत लिखो, दूसरे में पढ़ो मत कॉमा लिखो। तो आपने देखा, विराम चिन्हों के जरा से स्थान परिवर्तन करने से अर्थ बदल जाता है, बिल्कुल उलट हो जाता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अब देखिए, बोलते समय कई बार तो हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कई बार हम थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, कई बार हम बिल्कुल थोड़ी सी सेकंड के लिए रुकते हैं, कई बार हम अपने भावों को बदल लेते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं। तो 12 प्रकार के विराम चिन्ह हैं, जिनमें से 4 हम आज करेंगे। तो देखिए, पहला है पूर्ण विराम, फिर है अर्ध विराम, फिर है अल्प विराम, और फिर है प्रश्न सूचक। ये 4 हम करेंगे, अगले वीडियो में हम बाकी के 8 करेंगे। तो पूर्ण विराम, पूर्ण का अर्थ जानते हो, पूर्ण यानी पूरा, कंप्लीट, यानी जब आपका सेंटेंस, आपका वाक्य पूर्ण हो गया, जब बिल्कुल पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा वाक्य शुरू होने वाला है, तब वहां पूर्ण विराम लगता है। और पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? एक
खड़ी पाई, इसको खड़ी पाई भी बोलते हैं। खड़ी पाई यानी पैर पे खड़ी, एक लाइन एक रेखा जो अपने पैर पे खड़ी है, खड़ी पाई या पूर्ण विराम चिन्ह, कुछ भी बोल सकते हो। हम लोग खड़ी पाई बोला करते थे बचपन में, अब पूर्ण विराम चिन्ह ही कहते हैं। खड़ी पाई शायद पता ही नहीं है बच्चों को। तो पूर्ण विराम का चिन्ह है खड़ी पाई, एक रेखा जो खड़ी है। अब ये कहां कहां लगता है देखिए, वाक्य की समाप्ति पर जो मैंने आपको बोला, जब हम बहुत सारे वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य की एक एक वाक्य जैसे जैसे समाप्त होता जाता है, हम उसके अंत में पूर्ण विराम लगाते जाते हैं। और जैसे राधा पढ़ती है, ठीक है, राधा पढ़ती है, पूर्ण विराम, उसकी 4 सहेलियां उसके साथ स्कूल जाती हैं, पूर्ण विराम, 2 वाक्य हो गए। ऐसे ही जब हम पूरा अनुच्छेद लिख देते हैं, पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, तो हर जितने भी वाक्य उसमें आते हैं उनके बाद पूर्ण विराम लगता जाता है। और जब पैराग्राफ समाप्त हो जाता है तो लास्ट में भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है और हम रुक जाते हैं। तो जब हम एक एक वाक्य पढ़ रहे हैं और पूर्ण विराम आता जाता है तो हम रुकते जाते हैं, लेकिन जब पूरा पैराग्राफ समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद खत्म हो जाता है, तब हम थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, जब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस तरह से इन चिन्हों के प्रयोग को समझना है। लिखने में तो लिख देंगे, लिखने में जो हमारा लेख पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम उन विरामों को मन में रखते हैं कि यहाँ हमें इतनी देर रुकना है, यहाँ हमें इतनी देर रुकना है, हमें यहाँ ऐसा भाव व्यक्त करना है, हमें यहाँ इस तरह से आंखों की अभिव्यक्ति दिखानी है। उस तरह से चिन्हों का प्रयोग हम मन में करते हैं, लेकिन लिखते समय हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, साइन का प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अर्ध विराम। अर्ध का अर्थ है आधा, तो आधा रुकना, यानी जितना समय हम पूर्ण विराम में रुकते हैं उससे आधा समय हम रुकते हैं। इस अर्ध विराम का चिन्ह है एक बिंदी और उसके नीचे कॉमा। इसको इंग्लिश में हम सेमीकोलन कहते हैं। जब 2 उपवाक्य एक साथ आते हैं वाक्य में, उनको जब हमें अलग करना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। 2 उपवाक्य जब एक साथ आते हैं और उनके बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, उन्हें अलग करना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ये कॉमा नहीं है। और जब हम कोई उदाहरण देना चाहते हैं, उदाहरण देने के लिए हम जैसे लिखते हैं, इंग्लिश में जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, ऐसे हिंदी में हम लिखते हैं कि संज्ञा के उदाहरण जैसे। तो जैसे लिखने से पहले हम उदाहरण के बाद इस तरह चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे जैसे। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और जैसे हम कहते हैं कि स्त्रियों को देवी के नाम से पुकारा जाता था, स्त्रियों के नाम के आगे देवी लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? देवी लगाया जाता था। ये हम वाक्य लिख रहे हैं, स्त्रियों के नाम के आगे देवी लगाया जाता था। फिर जैसे लिखना है, जैसे हम उदाहरण देना चाह रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर जैसे के पहले ये चिन्ह लगेगा और फिर यहाँ हम उदाहरण देंगे सरला देवी, रमा देवी, जो भी। तो जब हम उदाहरण देना चाहते हैं उसके लिए जब हम जैसे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तब उस जैसे के पहले लगता है और 2 उपवाक्यों के बीच में लगता है।
उपवाक्य यानी दो वाक्य जो अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन दोनों वाक्यों को मिलकर एक वाक्य बना है। अब इसको समझने के लिए आपको उपवाक्यों वाला वीडियो देखना पड़ेगा, देखना चाहिए कि उपवाक्य क्या होते हैं। और ये कहाँ लगता है, जब कोई दो वर्ग या दो से अधिक, एक से अधिक वर्ग वाक्य में आए हैं तो उन वर्गों को अलग करने के लिए बीच बीच में सेमीकोलन या अर्धविराम वाक्य लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम व्याकरण ही पढ़ रहे हैं और हम बता रहे हैं कि संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद। तो हमने यहाँ लिखा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हमको शुरू करना है सर्वनाम, तो यहाँ पर खत्म हो गया, संज्ञा की बात खत्म हो गई, तो वहां हमने ये निशान लगा दिया। अब दूसरा भेद शुरू हो गया सर्वनाम का, तो यहाँ हमने सर्वनाम के भेद लिख दिए, सर्वनाम का विषय खत्म हो गया, फिर हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब हम शुरू कर रहे हैं विशेषण के भेद, तो वर्गों को बांटने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो 3 आपने देख लिए। अब चौथा प्रयोग इसका कहाँ होता है, जब दो विरोधी वाक्य आते हैं, दो विरोधी बातें आती हैं, हम जो भी भाषा बोल रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं, उसमें दो विरोधी बातें आएंगी तो हम बीच में अर्धविराम लगा देंगे। जैसे हम कहते हैं काम करते रहना जीवन है, काम करना ही जीवन है, ठीक है। और आगे हम कहना चाह रहे हैं आलस्य तो मरना है, आलस तो मरने के समान है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मरना है, आलस्य तो रोक है, आलस्य तो रुकावट है। तो इन दोनों में विरोधी बातें हैं। काम करना जीवन है, आलस्य तो मरना है, तो काम करना जीवन है के बाद हम अर्धविराम लगाएंगे। ये दो विरोधी बातें हैं। तो इस तरह से अर्धविराम का प्रयोग होता है। आपने देखा जैसे से पहले लगता है, उदाहरण के लिए जैसे जब लगाते हैं उसके पहले लगता है, दो विरोधी वाक्यों के बीच में लगता है। वाक्य में या भाषा में जब हम अलग अलग वर्गों की बात करते हैं तो उन वर्गों को अलग करने के लिए अर्धविराम लगता है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद है अल्प विराम। देखिए अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा, थोड़ा, कम। जब हम अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकते हैं, अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम होता है और उसका चिन्ह है कॉमा। इसको कॉमा कहते हैं इंग्लिश में। बहुत आसान है। ये अल्प विराम वाक्य के मध्य में लगते हैं। ये वाक्य के पूर्ण होने पर नहीं लगते, ये वाक्य के समाप्त होने पर नहीं लगते, बल्कि वाक्य के मध्य में लगते हैं, बीच में लगते हैं। और कहाँ कहाँ लगते हैं, जब वाक्य में दो या अधिक समान पदों या पदबंधों में अलगाव दिखाना हो। समान पद आए हैं, पद यानी शब्द जो वाक्य में आ गए हैं। आपको शब्द और पद का अर्थ समझ आना चाहिए, उसका वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो, पद किसे कहते हैं। तो जब वाक्य में एक जैसे पद आते हैं, उनको अलग अलग रखना है, तब बीच में कॉमा लगाते जाते हैं। और अंत में जब दो पद आते हैं जिसके बाद और नहीं है, वही समान पद तो और लगा देते हैं लास्ट में। लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगता। तो अलगाव दिखाने के लिए जैसे हम कहते हैं कि वहां पर बच्चे, बूढ़े, जवान, जैसे बच्चे कॉमा, बूढ़े कॉमा, जवान कॉमा, स्त्रियां कॉमा, स्त्रियां। अब लास्ट में हमने लिखना है पुरुष, तो यहाँ कॉमा, यहाँ अल्प विराम नहीं लगेगा। स्त्रियां और पुरुष
सभी थे। तो ये इनको अलग कर, अगर हम इनमें कॉमा नहीं लगाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे बच्चे बूढ़े जवान स्त्रियां और पुरुष? समझ नहीं आएगा। बच्चे बूढ़े जवान स्त्रियां और पुरुष सभी थे। तो सेम पदों को, एक जैसे समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए अल्पविराम प्रयोग होता है। उसके अलावा कहाँ अल्पविराम प्रयोग होता है? जब हम कहते हैं हाँ नहीं के बाद, जैसे हम कहते हैं, लिखना है हमें कि उसने पूछा और उसने जवाब दिया हाँ या नहीं। हाँ या नहीं के बाद हमेशा कॉमा लगेगा, अल्पविराम लगेगा। और इसके अलावा वाक्यांश को अलग करने के लिए, जैसे अब हाँ और नहीं के बाद हमेशा कॉमा लगेगा, हाँ नहीं। और फिर वाक्यांशों को अलग करने के लिए भी कॉमा लगता है। जैसे हम कहते हैं कि वह किताब जो मैंने खरीदी फट गई। अब देखिए, वह किताब कॉमा जो मैंने खरीदी, फिर यहां रुकना है, वह फट गई। तो ये वाक्यांश है, ये वह किताब एक वाक्यांश है, ये उपवाक्य नहीं है, वाक्यांश है, अंश है छोटा सा वाक्य का। वह किताब जो मैंने खरीदी, ये भी एक वाक्यांश है। अगर हम यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, वह किताब जो मैंने खरीदी वो फट गई, तो कुछ समझ नहीं आएगा हम क्या कहना चाहते हैं। चाहे हम अभ्यास से समझ भी जाते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से ये गलत है। वह किताब कॉमा जो मैंने खरीदी कॉमा फट गई। तो यहाँ पर हमेशा इस तरह वाक्यांशों को अलग से दिखाने के लिए हमें कॉमा लगाना पड़ता है, अल्पविराम लगाना पड़ता है। उसके बाद है, जब भी हम किसी की डिग्री लिखते हैं, किसी के लिए डिग्री लिखते कि मैं BA B.Ed पास हूं, BA कॉमा, हमेशा डिग्री के बाद कॉमा लगेगा, BA B.Ed कॉमा, BA B.Ed के बाद, डिग्री के बाद हमेशा कॉमा लगेगा। इसके बाद याद रखिएगा, तिथि के बाद हमेशा कॉमा लगेगा। तिथि यानी तारीख, तारीख के बाद, जैसे 15 अगस्त, और उसके बाद आएगा 1950 या 2020 या जो भी लिखना चाहे, जो भी डेट लिखनी हो। तो डेट के बाद, तारीख के बाद हमेशा कॉमा लिखा जाएगा। तो इन बातों को आप याद रखिएगा कि कॉमा कहाँ कहाँ लगता है, अल्प विराम कहाँ कहाँ लगता है। इसके बाद है, अगला है प्रश्न सूचक। ये तो बहुत आसान है। जैसे ही आप किसी से प्रश्न पूछते हो तो आपका बोलने का तरीका ही बदल जाता है। समझ में आ जाता है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर हम ना भी लगाएं चिन्ह तो भी समझ तो जाते हैं बात को। जैसे लिखा हमने तुम्हारा नाम क्या है, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन हम समझ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं। परंतु भाषा की दृष्टि से ये, व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। अगर आपने क्या है पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो ये गलत है। व्याकरणिक दृष्टि से आपके नंबर कट जाएंगे, अशुद्ध प्रयोग है ये। तो हमेशा प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यह है प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। कई बार संदेह या अनिश्चय भाव के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जब हम संदेह करते हैं किसी बात पर, शक करते हैं, जब हमें निश्चय नहीं है, पक्का नहीं है, तब हम जब बात लिखते हैं
तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। जैसे क्या कहा, वह चोर है। अब इसमें हमने प्रश्न नहीं पूछा है, हमें संदेह हो रहा है, क्या वह चोर है। तो हम जब संदेह प्रकट करते हैं, जब हम आश्चर्य नहीं, जब हमको निश्चय नहीं, हमें पक्का नहीं है वो चोर है या नहीं है, तब उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर ही संदेह प्रकट करते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, जहां पर प्रश्न पूछा गया है, और जब हम संदेह प्रकट करते हैं, जब हम निश्चित नहीं होते बात के लिए, पक्का नहीं होता हमें पूरी तरह से, तब वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे क्या कहा, तुम गए थे, तो हमें पता नहीं था पक्का, वो तो ऐसे स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। और अब जैसे कभी हम व्यंग करते हैं, तो पहले तो आपने देखा प्रश्न पूछने के लिए पहला, दूसरा संदेह के लिए, तीसरा जब हम व्यंग करते हैं किसी पर, जैसे कोई कहे उनके जैसा तो महात्मा पैदा नहीं हुआ। व्यंग जब करते हैं तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। किसी पर सरकास्टिक जब हम बोलते हैं, क्या उनके जैसा महात्मा पैदा नहीं हुआ, यानी उनके जैसे बहुत महात्मा पैदा हुए हैं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, क्या मैं बेवकूफ हूं। तो जहां हम व्यंग करते हैं वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये सब आप अपने पास नोट करते जाइए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब कहीं आपको एग्जाम में आ जाए इस तरह व्यंग्यात्मक वाक्य कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, और कहा जाए कि आप इस पे चिन्ह लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्यंग किया गया है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसी तरह से ये भी बात याद रखने की है कि जब सब जगह प्रश्न के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगते, हर स्थान पर प्रश्न करने के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगते। जैसे क्या करते हो, क्या करते हो, बैठ जाओ। अब जैसे बच्चों को कह रहे थे ना, क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, क्या शोर मचा रहे हो। अब ये क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न नहीं लगेगा, चिन्ह नहीं लगेगा, सिर्फ हम आदेश दे रहे हैं, हम परेशान होकर कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, याद रखिए। तो इस तरह से विराम चिन्हों में जो 12 हैं उसमें से 4 मैंने आपको समझा दिए हैं, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका समाधान करूंगी। और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, ताकि जब आप पढ़ें, जब आप अभ्यास करें तो आपको फिर से याद हो जाए। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले 8 दूसरे विराम चिन्ह लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी और विराम चिन्ह हम कंप्लीट करेंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं और हमेशा खुश रहिए।